जुलाई 2024 में आईआरएफसी 220 रुपए तक चला गया था और आज अप्रैल 7 को उसकी प्राइस है सिर्फ 120 रुपए। यानी 200 के लेवल्स पे जिन्होंने बाय किया था उनको रिकवरी के लिए ऑलमोस्ट 100% की ग्रोथ लगेगी। और सवाल ये उठता है कि अगर रेलवे के सेक्टर में सरकार चीर फाड़ मेहनत कर रही है, इतने खर्चे कर रही है, इतनी ग्रोथ लाने की कोशिश कर रही है और एक्सपेंशन हमें दिख रही है, तो भला आईआरएफसी नीचे क्यों है? समझेंगे इस वीडियो में डेटा की मदद से इन प्योर सीएफए चार्टर होल्डर स्टाइल। आईआरएफसी ने हमें इस वीडियो को बनाने एक भी रुपया नहीं दिया, ना उनके किसी कॉम्पिटिटर ने दिया है और ना हम अपने ऑडियंस को कोई फालतू की स्टॉक टिप्स देकर पैसे कमाते हैं। ये वीडियो हमने प्योरली डेटा ड्रिवन बेसिस पर आईआरएफसी पर एक डीप डाइव किया है, जिससे आपकी रिसर्च प्रोसेस आसान हो सके, आपको कंपनी के बारे में A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि स्टॉक के डाउनफॉल का रीजन मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में यहां पर समझाया है और एक ऐसा रीजन है जो आपको न्यूज की हेडलाइंस पढ़ने से नहीं समझ आएगा, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। आईआरएफसी माने इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन। चलो पहले फट से समझ लेते हैं कि इनका बिजनेस मॉडल कैसे वर्क करता है। तब आपको पता है कि बैंक का बिजनेस कैसे वर्क करता है। बैंक आपसे डिपॉजिट लेती है, आपको उस पर थोड़ा सा ब्याज देती है और किसी और इंसान को लोन देती है और उससे थोड़ा ज्यादा ब्याज कमाती है और ये डिफरेंस बनता है बैंक का प्रॉफिट। सिंपल। ऐसा सिमिलर काम, ना कि सेम, आईआरएफसी इनडायरेक्टली करती है प्योरली रेलवेज के लिए। मतलब आईआरएफसी पब्लिक मार्केट से, यानी आप और मेरे जैसे लोगों से बॉन्ड्स रेज करती है, यानी लोन लेती है। इस लोन पर वो हमें ब्याज भी चुकाती है। अब इस लोन के पैसों से आईआरएफसी ट्रेन्स और अलग अलग इक्विपमेंट खरीदती है और वो सामान इंडियन रेलवेज को लीज करती है। ये कोई छोटी 1 या 2 साल की लीज नहीं होती, 30 साल की लीज होती है और इस पूरे लीज पीरियड के लिए इंडियन रेलवेज आईआरएफसी को लीज पेमेंट्स देते हैं। एंड एज यू नो, लीज भी एक तरह का लोन ही होता है। और इस लीज पीरियड के एंड पर ये जो एसेट्स थे, जैसे मान लीजिए एक ट्रेन, वो पूरी तरह इंडियन रेलवेज के बन जाते हैं। और इसके साथ आपसे हमसे जो आईआरएफसी लोन लेती है वो रेलवे के अलग एलाइड इंस्टीट्यूशंस को एज अ लोन देती भी है। जैसे मान लीजिए आईआरएफसी ने आपसे हमसे लोन लिया और हमको 5% का ब्याज उस पर दे रही है। इसके साथ आरवीएनएल या फिर कोंकण रेलवे जैसा कोई अलग इंस्टीट्यूशन है, उसको आईआरएफसी लोन देगी और उनसे शायद 7-8% कमा लेगी। तो बिजनेस आप समझ गए, एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। इसके साथ अब एक क्रेजी चीज सुनना, ये पूरा बिजनेस मॉडल आईआरएफसी के लिए फुल प्रूफ है। यानी इस कंपनी के लिए यहां पर कोई भी रिस्क नहीं है, दैट टू इन अ ग्रोइंग एनवायरनमेंट जहां रेलवेज पर सरकार इतना खर्चा कर रही है। और ये मैं हवे में नहीं बोल रहा, पूरी तरह आपको समझाऊंगा, वो भी डेटा की मदद से। देखो, आईआरएफसी जो है वो रेलवे को एसेट्स लीज पे दे रही है। अब रेलवे कौन चलाता है? सरकार चलाती है। तो यहां पर पेमेंट होती है गारंटीड। सिमिलरली आईआरएफसी कोंकण रेलवे को एक लोन देती है। कोंकण रेलवे कौन चला रहा है? सरकार चला रही है, यहां भी पेमेंट गारंटीड है। सिमिलरली आईआरएफसी आपसे हमसे लोन लेती है, मतलब आईआरएफसी ने हमको लोन के पैसे चुकाने भी है। मान लीजिए आईआरएफसी के लिए थोड़े फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाते हैं, तो भी हमारे लिए पेमेंट गारंटीड है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में सरकार यहां पर एक कैश इन्फ्यूजन करेगी और लोन चुका देगी। यहां पर ये सारी पेमेंट्स गारंटीड इसलिए है क्योंकि अगर आईआरएफसी, कोंकण रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन एक भी पेमेंट अगर मिस कर देता है तो उस चीज को सॉवरेन डिफॉल्ट माना जाता है और इससे ग्लोबल मार्केट में भसड़ मच जाती है। इस चीज को फाइनेंस में बोला जाता है सॉवरेन बैक्ड या फिर सॉवरेन गारंटीड। मतलब गवर्नमेंट के जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं पेमेंट के सेंस में, यानी गवर्नमेंट ने किसी को पैसे देने हैं, गवर्नमेंट कभी भी ये पेमेंट मिस नहीं करेगी। एंड एज अ रिजल्ट अभी तक आईआरएफसी का एक भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं रहा है। आईआरएफसी के सारे लीज एसेट्स, सारे लोन्स, हर एक चीज की पेमेंट उनको टाइम से मिल चुकी है अब तक, सिंस द ईयर इट वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो अब आपके लिए एक सवाल है, अगर पेमेंट गारंटीड, अगर आपको पता ही है कि जिस इंसान को आप लीज पे कुछ चीज दे रहे हो, जिस इंसान को आप लोन दे रहे हो, या आपको पैसे वापस देने ही वाला है, तो आप 2 बार नहीं सोचोगे ना, आप एक सेक्टर में 100% कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे। जस्ट लाइक आईआरएफसी जो रेलवे में 100% कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि आईआरएफसी को पता है रेलवे पूरी तरह सरकार ओन करती है किसी ना किसी तरीके से। रेलवे की जो सारी एलाइड बॉडीज है वहां पर भी सरकार की ओनरशिप होती है। पेमेंट हमको आनी ही है, तो हम भला डाइवर्सिफाई क्यों करें? एंड एज अ रिजल्ट आरबीआई भी आईआरएफसी को कभी ऐसा नहीं कहती कि भाई तुम जरा डाइवर्सिफाई कर लो। और ये चीज बाकी लोगों के लिए अप्लाई नहीं करती। अगर कल को तुम एक कंपनी बना देते हो लोगों को लोन देने के लिए, तो आरबीआई आकर तुम्हारे बुक्स चेक करेंगे, देखने के तुम डाइवर्सिफाइड हो या नहीं, लेकिन ये
ऑब्लिगेशन आईआरएफसी पर नहीं लगता। तो अब आप बोलोगे बढ़िया है, अच्छी बात है, रेलवे में अगर हमारी कोई रिस्क ही नहीं है, हम बिंदास यहीं पर लोन देते रहेंगे और रिस्क फ्री पैसे कमाते रहेंगे और ग्रो भी करते रहेंगे जैसे आईआरएफसी ने इतने सालों में किया है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो, यू वुड बी डेड रॉन्ग। यही एक फैक्टर, यही जो फूल प्रूफ रिस्क फ्री फैक्टर है ना, यही चीज आईआरएफसी को अब वापस काटने आएगी। चलो बताता हूं कैसे। अब इस नो रिस्क मॉडल के चलते यहां पर एक चीज होती है जो आपने समझनी है, क्योंकि आपके लिए भी आईआरएफसी के बॉन्ड्स गारंटीड होते हैं। यानी अगर आप आईआरएफसी को लोन देते हो तो आपको पेमेंट गारंटीड वापस मिलनी ही मिलनी है। तो एज अ रिजल्ट आईआरएफसी आपको इस पेमेंट पे ज्यादा ब्याज तो नहीं देगा ना, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स का गोल्डन रूल क्या है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। अगर आप ज्यादा रिस्क ले ही नहीं रहे हो, इस केस में तो रिस्क ही नहीं ले रहे हो, आप आईआरएफसी को लोन दे रहे हो जो एक गवर्नमेंट बॉडी है, आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पॉइंट बीइंग आईआरएफसी का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है ना, वो बहुत कम है। लेकिन ऑन द अदर हैंड आईआरएफसी जो एसेट्स लीज पर देता है और उससे पैसे कमाता है, या फिर जो लोन देता है और उससे इंटरेस्ट कमाता है, ये अमाउंट इस कॉस्ट ऑफ फंड्स से ज्यादा होती है। और मान लीजिए आईआरएफसी का बिजनेस ग्रो हो रहा है बिकॉज इंडियन रेलवेज ग्रो हो रहे हैं, तो आईआरएफसी वर्चुअली हमेशा रिस्क फ्री प्रॉफिट्स कमाती रहेगी और ग्रो भी करती रहेगी। और ग्रोथ ये शब्द मैंने हल्के में यूज नहीं किया, ये अब तक होता आया है, आपके आंखों के सामने मैं डेटा प्रेजेंट कर रहा हूं। 2024 में सरकार ने रेलवे के लिए बजटरी एलोकेशन 2,52,000 करोड़ का किया, दूसरी बार कॉन्जिक्यूटिवली। ये नंबर 2010 में सिर्फ 20,000 करोड़ से भी नीचे था। इस रैपिड एक्सपेंशन के चलते 2013 से लेकर 2022 तक आईआरएफसी का जो रेवेन्यू था वो 5,550 करोड़ से लेकर 26,645 करोड़ पर पहुंच गया। यानी 9 सालों में आईआरएफसी के रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 5x हो गए। इनफैक्ट सिर्फ पिछले 5 सालों में ही आईआरएफसी के रेवेन्यूज 19% के सीएजीआर से ग्रो हुए और प्रॉफिट्स 23% से। और सोने पे सुहागा तो यह है कि इन प्रॉफिट्स पर आईआरएफसी टैक्स भी नहीं देती, इट्स अ टैक्स एग्जेम्प्ट एंटिटी। लेकिन जब आप आज से लेकर पिछले 12 महीनों को कंपेयर करते हो FY24 से, तब गेम बदल जाता है। पिछले एक साल में आईआरएफसी का जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 257 करोड़ से, यानी 1% से भी कम ग्रो हुआ। अब ये क्यों हो रहा है, इन प्रॉब्लम्स को तो हम ब्रेक डाउन करेंगे और उसके साथ फ्यूचर में क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर इस पॉइंट तक आपने कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारत की जो रेलवे है उसकी फंडिंग मेनली 3 सोर्सेज से आती है। अब आईआरएफसी का नाम तो है इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन, लेकिन वो पूरे रेलवेज की फंडिंग नहीं देखते। सबसे पहली सोर्स है इंडियन रेलवे के इंटरनली जनरेटेड प्रॉफिट्स। उनके खुद के रेवेन्यू से जो पैसे आते हैं वो एक मेन सोर्स ऑफ फंडिंग होता है, लेकिन ये एक बहुत छोटा पोर्शन होता है। दूसरा आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी सपोर्ट। यहां पर वो 2,52,000 करोड़ आ जाते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेट करती है। और तीसरी फाइनेंसिंग सोर्स है एक्स्ट्रा बजटरी सपोर्ट। यहां पर आईआरएफसी आ जाती है और 2019 में आईआरएफसी का बजटरी सपोर्ट था 83,247 करोड़। लेकिन ये नंबर आप गेस कीजिए आज कितना है। रेलवे इतनी ग्रो कर रही है, 1 लाख करोड़ से तो ऊपर ही होगा ना? नहीं, ये नंबर सिर्फ 10,000 करोड़ पे है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स से। अब और एक शॉकिंग बात सुनना, 10,000 करोड़ अलॉटेड अमाउंट है, डिसबर्स्ड अमाउंट नहीं। 10,000 करोड़ में से जो अमाउंट डिसबर्स होगा उस पर जाके इंटरेस्ट अर्निंग्स होगी, और अब तक ये पूरे 10,000 करोड़ अनटच्ड है। अब तक माने FY24 के पूरे साल के लिए और FY25 के पहले 9 महीनों के लिए इन पैसों को गवर्नमेंट ने छुआ तक नहीं। अब एवरेज बंदे को क्या लगता था, इंडियन रेलवे एक्सपैंड कर रही है तो आईआरएफसी भी एक्सपैंड करेगी, रेलवे का धंधा बढ़ रहा है आईआरएफसी का भी बढ़ेगा। लेकिन ये गलत है। अगर आईआरएफसी के पास देने के लिए बहुत पैसे हैं लेकिन रेलवे लेने को ही तैयार नहीं है तो आईआरएफसी क्या करेगी? अब आपको समझ आ रहा है उस डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट का प्रॉब्लम। आईआरएफसी के लिए बिजनेस तो रिस्क फ्री था, डाइवर्सिफिकेशन की थियरी में कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये जो डाइवर्सिफाई ना करने का पहले आपको वरदान लग रहा था ना, वो अब वापस आ रहा है श्राप की तरह। लेकिन यहां पर एक और बात नोट कीजिए, रेलवे की जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स की एलोकेशन है वो गिर रही है, लेकिन आईआरएफसी फिर भी बॉन्ड से पैसे रेज कर रही है, यानी वो और ज्यादा लोन ले रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेलवे पैसे लेने को तैयार नहीं है, किसी और को तो ढूंढना पड़ेगा ना, कहीं तो लोन देने हैं, पैसे कमाने हैं। आईआरएफसी ने भी, आईआरएफसी को भी अपने प्रॉफिट्स ग्रो करने हैं, रेवेन्यू ग्रो करनी है, शेयर होल्डर्स को जवाब देना है। ये कैसे किया जाए, यही चीज फिगर आउट करने अब आईआरएफसी की मैनेजमेंट बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, ताकि ये ढूंढा जाए कि ऐसी कौन सी एंटिटी हो जिससे हम लोन दे सकें और हमारी कमाई का मीटर फिर एक बार डाउन हो जाए। तो फ्यूचर में क्या होगा, आईआरएफसी का शेयर कहां जाएगा, कंपनी कौन सी डायरेक्शन लेगी? देखो सिंपल है यार, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम एक अच्छी खासी आइडिया लेने की कोशिश कर सकते हैं कि मैनेजमेंट क्या करेगी।
वो कैसे प्ले आउट होगा, पैसे कंपनी कितनी कमाएगी, ये बात की बात है, लेकिन मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजी जरूर आपको बताती है एनालिस्ट कॉल्स में और प्रेस रिलीजेस में। करंटली आईआरएफसी के शेयर होल्डर्स बहुत डरे हुए हैं और यही चीज बहुत से एनालिस्ट ने आईआरएफसी की मैनेजमेंट को पूछा। तब कंपनी के सीईओ श्री मनोज कुमार दुबे जी ने कहा कि करंटली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के साथ डील है, जहां हम रेलवेज को फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो काफी ल्यूक्रेटिव डील नहीं है, क्योंकि वहां पर हमारी मार्जिन्स फिक्स्ड होती है। यानी इन प्रोजेक्ट से आईआरएफसी सिर्फ 0.35% से लेकर 0.4% तक ही कमा सकती है। लेकिन अगर आईआरएफसी दूसरी एंटिटीज ढूंढती है जिनको वो फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, तो ये मार्जिन्स आसानी से 3 से 5 गुना हो सकते हैं, यानी 3 to 5x। ऐसा मैं नहीं, कंपनी के सीईओ कह रहे हैं। और इसीलिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू में तो फ्लैट ग्रोथ आ सकती है, लेकिन मार्जिन्स हमारी तेजी से एक्सपैंड करेंगी, जिनकी वजह से प्रॉफिट्स में स्टीप ग्रोथ आ सकती है। तो इस पर कुछ एनालिस्ट ने पूछा कि आईआरएफसी की तो गवर्नमेंट के साथ डील थी ना कि सिर्फ रेलवेज को फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो अब बाकी इंडस्ट्रीज में करना आईआरएफसी के लिए अलाउड भी होगा या नहीं। इस पर कंपनी के सीईओ ने कहा कि रेलवे से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री अगर एग्जिस्ट करती है तो हम वहां पर फाइनेंसिंग सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर हमको कोई भी रेगुलेटरी चैलेंज नहीं आएगा। मतलब सिंपल वर्ड में रेगुलेटरी चैलेंज का ये मतलब होता है कि हम जा रहे हैं किसी को फाइनेंसिंग देने और भारत सरकार आके बोलती है कि नहीं, आप इनको फाइनेंसिंग नहीं दे सकते। लेकिन इससे ऑब्वियसली कुछ नई रिस्क यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब ये जो नई एंटिटीज है जिनको आईआरएफसी फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी, जिनको वो लोन्स देगी, यहां पर रीपेमेंट वापस मिलना गारंटीड है या नहीं, मतलब यहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब मैनेजमेंट को तो लग रहा है कि हमारी मार्जिन्स 3 से 5 गुना बढ़ जाएंगी, लेकिन व्हाट इफ ये सारी एंटिटीज फाइनेंसिंग लेने को ही तैयार नहीं है। व्हाट इफ ये फाइनेंसिंग ले लेती है लेकिन लोन टाइम से चुकाती नहीं, जिससे वापस मार्जिन पर प्रेशर आ जाता है, कंपनी के लोन लॉसेस शुरू हो जाते हैं। तो ये मार्जिन की ग्रोथ, प्रॉफिट की ग्रोथ होगी या नहीं, ये तो एक्चुअली वक्त ही बताएगा। लेकिन इसके अलावा वैल्यूएशन की तरफ हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है। आईआरएफसी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो है वो करीब 45x से अब ऑलमोस्ट 22 पर आ गया है, विच इज फ्रैंकली फेयरली वैल्यूड अगर आप इसको रिलेटिव वैल्यूएशन के बेसिस पे देखते हैं। यानी जो टोटल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग एंटिटीज है, यानी ऐसी कंपनीज जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट ओन्ड है, जस्ट लाइक आईआरएफसी, इनकी ओवरऑल एवरेज इंडस्ट्री वैल्यूएशन है 22x। लेकिन इवन दो वैल्यूएशन फेयर लग रही है, आईआरएफसी अब एक मेजर स्ट्रैटेजी शिफ्ट कर रही है, वो पिवट कर रही है, और यही स्ट्रैटेजी चेंज पे ऑफ करेगी या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। पॉइंट बीइंग यहां पर रिस्क बहुत हाई है। अब मैंने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है या नहीं, आंसर इज यस। मैंने अपने एक फैमिली मेंबर के लिए आईआरएफसी खरीदा था, लेकिन भाई 21 रुपए में खरीदा था, तो मैं ज्यादा नहीं सोच रहा। करंटली आईआरएफसी जो डिविडेंड देती है वो 20 रुपए के परचेस प्राइस के हिसाब से ऑलमोस्ट 8% का बनता है, तो मैं लिटरली इसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा। लेकिन करंट लेवल्स पे विल आई बाय अगेन, आंसर इज नो, बिकॉज आई बिलीव यहां पर बहुत ज्यादा रिस्क है। वैसे आपको क्या लगता है, अपने ओपिनियंस कमेंट करके बताइए। आगे ऐसे ही कौन सी इन डेप्थ एनालिसिस देखना पसंद करेंगे वो भी बताना। एज ऑलवेज कुछ नया सीखे, सब्सक्राइब।